देखो, हर इज़ाकाई में एमसी की बलि चढ़ना तो तय है और वैसा ही इसके साथ भी होता है। असल में दो क्यूटीज एक गैंगस्टर से बचकर भाग रही थी और ये एमसी उन्हें बचाने जाता है पर खुद ही पेला जाता है। जिसके बाद एक इज़ाकाई वर्ल्ड में इसका पुनर्जन्म हो जाता है। बंदा एक रईस के घर में पैदा हुआ था। वहाँ की शान शौकत देखकर वो सोचता है कि वो अंबानी के ड्राइवर के घर में क्या कर रहा है। बेचारा पिछले जन्म में गरीब था ना, मेरी तरह मैं गरीब हूँ। भगवान जी प्लीज मुझे भी रीइंकार्नेट कर दो प्लीज। खैर छोड़ो। तो इस वर्ल्ड में एमसी का नाम काइन वॉन सिल्फर्ड है। काइन को होश में देखकर उसकी मेट सिल्विया और मॉम बहुत खुश होती हैं क्योंकि काइन पूरे एक हफ्ते बाद सोकर उठा था। भाई इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता। और ये इसकी मॉमी कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रही। यार तुम गलत मत समझना, ये इसकी स्टेप मॉम नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों काइन को रूम में अकेला छोड़ देते हैं और काइन अपनी प्राइवेसी का नाजायज फायदा उठाता है। और उसी टाइम सिल्विया वहाँ आ जाती है। उसे लगता है काइन ने पैंट में सूसू कर दिया और वो तुरंत ही उसका पैंट हटाकर चेक करती है। काइन तो शर्म से लाल टमाटर हो जाता है क्योंकि पिछले जन्म में किसी ने उसकी पैंट नहीं हटाई थी। सॉरी गाइस, ज्यादा डार्क हो गया। अब शाम को डिनर टेबल पर काइन को अपने और अपनी फैमिली के बारे में पता चलता है। वो अभी 3 साल का है। उसके बाऊजी का नाम गाम वॉन सिल्फर्ड है और मॉमी का नाम सारा, बहन का नाम रेने जो कि काइन से 2 साल बड़ी है। यहाँ गार्म के शौक थोड़े अरमान मलिक की तरह हैं। मतलब पायल की तरह सारा उसकी दूसरी वाइफ है और कृतिका यहाँ मारिया है जिसके 2 बेटे हैं, जिन और एलेक्स। लेकिन फिर भी गार्म अरमान मलिक से तो बेहतर है क्योंकि वो एक हाई रैंकिंग नोबल है जिसकी खुद की आर्मी है और ये समझ लो उसका काम कश्मीर को पाकिस्तान से प्रोटेक्ट करना है। इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स होते हैं, बीस्ट्स होते हैं जिनसे एडवेंचरस फाइट करते हैं और यहाँ लोग मैजिक भी यूज कर सकते हैं। ये सब जानकर काइन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वैसे भी उसकी पिछले लाइफ में उसके इकलौते दद्दू की मृत्यु हो गई थी और बेचारी की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई। इसलिए उसे ये वाली लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। उसने किताबों से इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था और तो और उसे बीजगणित भी आता है। साथ ही काइन मैजिक भी सीखना चाहता है। ये सब जानकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि उनके 3 साल के बच्चे को कितना कुछ आता है और एक तुम हो जिसे 3 साल तक बोलना भी नहीं आता था। पर अभी मैजिक सीखने के लिए काइन को 2 साल इंतजार करना होगा। जब वो 5 साल का हो जाएगा तब उसे बैप्टाइज्ड किया जाएगा। अरे मतलब चर्च में गॉड के सामने कुछ रिचुअल्स होंगे और उसे गॉड से आशीर्वाद मिलेगा। पर काइन तो फिर भी मैजिक यूज कर पा रहा था। उससे अपना आग लगाने का जादू कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। ये मैजिक तो मेरी बुआ के पास भी है। तभी वहाँ सिल्विया आ जाती है और काइन जैसे तैसे सिचुएशन हैंडल करता है। सिल्विया के साथ वहाँ रेने भी टपक जाती है और उसे बुक्स देखकर पता चलता है काइन तो एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा है। सॉरी मजाक था। उसे पता चलता है काइन को बाहर की दुनिया के बारे में जानने का बहुत शौक है और वो उसे खुद ही सिखाती है कि 300 साल पहले एक एडवेंचरर यूया ने अपना खुद का एस्फोर्ड किंगडम बनाया था। नाम से ही पता चल रहा है बंदा जापानीज है। तो इस दुनिया में एल्फ, ड्वार्फ, बीस्ट फोल्क्स सब एग्जिस्ट करते हैं और अगर काइन चाहे तो किसी एनिमल को समन भी कर सकता है। अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और काइन के बैप्टिज्म का वक्त आ जाता है। काइन पहली बार अपने राजघराने से बाहर निकला था। उसे बाहर की दुनिया ब्यूटीफुल लगती है। रेने से उसे स्टैट्स के बारे में पता चलता है जिसमें किसी इंसान की सारी क्वालिटीज होती हैं। रेने के स्टैट्स में भाई प्रेमी लिखा हुआ था, अर्थात वह अपने 2 वर्ष छोटे भ्राता के प्रति प्रेम भावना रखती है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। बैप्टिज्म से काइन को गॉड की प्रोटेक्शन मिलेगी जो 1 से 5 लेवल तक होती है। कुछ ही देर में ये लोग चर्च पहुंच जाते हैं जहां 7 गॉड्स के स्टैचू थे। ये लोग जाते ही गॉड को प्रणाम करते हैं जिसके बाद फादर बैप्टिज्म सेरेमनी परफॉर्म करते हैं। तभी अचानक से गॉड के स्टैचू के पीछे से एक बहुत तेज रोशनी आती है और काइन गॉड्स के पास पहुंच जाता है। डोंट वरी गाइज, अभी मरा नहीं है, अभी टपका नहीं है दोस्तों। तो ये है ज़ेनम द गॉड ऑफ क्रिएशन जिन्होंने ये दुनिया बनाई है। काइन को लगता है सेंटा क्लॉस है पर ज़ेनम तो काइन के मन की बात भी सुन लेते हैं क्योंकि वो गॉड है। अब जन्म और मृत्यु की देवी राइम काइन को बताती है काइन फालतू में ही मर गया क्योंकि उस गुंडे का पैर फिसल जाता और लोग उसे पकड़ लेते जिससे कोई नहीं मरता। काइन का तो दिल टूट जाता है क्योंकि उसने इतनी हिम्मत जुटाकर लोगों की मदद की
की और शहीद हो गया, पर उसका बलिदान फालतू था। इस चीज के लिए राइम उससे माफी मांगती है और क्योंकि काइन अच्छा काम करते हुए मरा था, इसीलिए अर्थ की गॉड ने काइन को इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट करा दिया। गॉड ने उसकी मेमोरीज भी ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि अगर वो खुद के डायपर चेंज होते हुए देखता तो उसे बहुत बुरा सदमा पहुंच सकता था। अब रेनो द गॉड ऑफ मैजिक काइन को अपनी प्रोटेक्शन देती है, जिसके बाद जैनम द गॉड ऑफ क्रिएशन, सार्नस द गॉड ऑफ वार, ग्रिम द गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी, पैनम द गॉड ऑफ कॉमर्स एंड बेला द गॉड ऑफ अर्थ सभी काइन को अपना आशीर्वाद देते हैं। जिसके बाद काइन वापस आ जाता है। वो घर वालों से छुपकर नॉर्थ अमेरिका मतलब अपना स्टेटस देखता है और हैरान परेशान रह जाता है, क्योंकि उसे सभी चीजों में लेवल 10 की प्रोटेक्शन मिली थी, हालांकि किसी को मैक्सिमम लेवल 5 तक ही मिल सकती है। घर जाकर ये लोग काइन का 5th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ काइन सभी को अपना स्टेटस दिखाता है। सभी लोग हैरान से भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाऊजी काइन को समझाते हैं कि वो अपना स्टेटस किसी को ना दिखाए, वरना लोग उसे एक खतरे की तरह देखेंगे और शायद उसे मार भी दें। अब पार्टी के बाद काइन अपने रूम में जाता है और उसे उसके बेड पर समनिंग मैजिक की एक बुक मिलती है। बुक को फॉलो करते हुए वो एक क्यूट और फ्लफी से एनिमल को समन करता है, पर जो समन हुआ है वो क्यूट और फ्लफी तो कहीं से भी नहीं लग रहा। अब ये मॉन्स्टर परमा और रीने पर हमला कर देता है, जो अचानक से यहाँ कैसे टपक गई मुझे भी नहीं पता। काइन हीरो बनके उन्हें बचाने जाता है, जैसा उसने पिछली लाइफ में किया था, और वो मॉन्स्टर को वापस भेज देता है। उसे तो लग रहा था वो इस बार भी टपक जाएगा, बट इस बार वो बच जाता है। जिसके बाद वो आम जनता के सामने प्रिंसिपल की तरह 2 मिनट का भाषण देता है। उसके बाबूजी कहते हैं, देख बछुआ, तू हमार तीसरा औलाद बा, ई बात तू अपना दिमाग में डाल ले ही, तोहरा के राजपाट ना ही मिलही, तो तुम अपना भविष्य का सोचे हो। काइन प्राउडली जवाब देता है, मैं आपकी तरह 2 बीवियों का पत्नी बनना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, आपकी स्माइल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। अगले दिन लंच में बाऊजी काइन को बताते हैं एडवेंचरर बनने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, और तो और उन्होंने काइन के लिए टीचर्स भी ढूंढ दिए हैं। काइन बहुत एक्साइटेड होता है कि उसके टीचर्स कैसे होंगे, क्या वो कोई हल्क जैसा होगा या कोई जादूगरनी होगी। इतने में उसके टीचर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। काइन उन्हें देखने के लिए बालकनी में टेलीपोर्ट करता है, पर वो गलती से 1 इंच आगे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी टीचर के ऊपर ही गिर जाता है। लैंडिंग देख रहे हो, मुझे तो लगता है जानबूझ के गलत टेलीपोर्ट किया। तो इस लाल वाली का नाम मिली है और हरी वाली का नाम नीना है, जो कि एक एल्फ है। इन लोगों ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसमें वो काइन को एक एडवेंचरर बनने के लिए ट्रेन करेंगे। ये लोग तलवारबाजी से शुरुआत करते हैं। काइन की स्किल्स देखकर नीना तो कह देती है मिली उसे क्या ही सिखाएगी, उसे तो ऑलरेडी मिली से ज्यादा आता है। बेचारी के मुंह में बेइज्जती कर दी भाई, घोर अपमान। मिली तो ना सहती है, वो काइन को एक मॉक बैटल के लिए चैलेंज कर देती है, पर काइन के पहले ही अटैक से मिली को समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। बैटल के सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही मिली थक जाती है। इसका तो लड़कों वाला स्टैमिना है, केवल 2 मिनट। सॉरी गाइस। अब मिली काइन को नीना से मैजिक सीखने के लिए बोलती है। नीना को गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 3 की प्रोटेक्शन मिली है और वो काइन की मैजिक स्किल्स देखना चाहती है। काइन उसे वाटर बॉल, फायर बॉल और रॉक बुलेट शूट करके दिखाता है, जो इतना ज्यादा खतरनाक था कि टारगेट की अस्थियां भी नहीं मिलती। नीना को तो यकीन ही नहीं होता कि काइन सारे एलिमेंट्स यूज कर पा रहा है। ये दोनों सोचते हैं वो लोग काइन को क्या ही सिखाएंगे। वो लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि अब तो उनकी जॉब गई। तभी काइन इन्हें अपने आइटम बॉक्स से एक टावल निकाल कर देता है। इतने से बच्चे के पास आइटम बॉक्स देखकर दोनों हक्की बक्की रह जाती हैं, क्योंकि किसी के पास आइटम बॉक्स होना बहुत बड़ी बात होती है, जैसे किसी के पास आईफोन होना। खैर आईफोन होना अब बड़ी बात रही नहीं, हर दूसरे बंदे के पास आईफोन है सिवाय मेरे। ये दोनों को अच्छे से समझ आ चुका था कि काइन को यहाँ ट्रेन करना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि वो पूरे महल को उड़ा सकता है। जिसके बाद ये लोग गार्म मतलब बाऊजी से परमिशन लेने जाते हैं कि क्या वो काइन को बाहर ट्रेन कर सकते हैं। बाऊजी मान जाते हैं, पर उनकी एक शर्त थी कि काइन को सूर्यास्त से पहले घर वापस आना होगा। अब बाहर की दुनिया देखकर काइन बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद नीना काइन को अपने मैजिक से एक पत्थर तोड़ने के लिए बोलती है। काइन उस पर फायर बॉल से अटैक करता है, जिससे दोनों ही सेंसेई
पीछे उड़ जाती हैं और वहाँ का काफी ज्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका था। दोनों सेंसेई को लगता है काइन इतना सारा चक्र यूज करके थक गया होगा, पर काइन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। स्टैमिना देख रहे हो बंदे का। तभी नीना एक मॉन्स्टर को सेंस करती है जो इन्हीं की तरफ आ रहा था। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है स्कॉर्बनी। स्कॉर्बनी मिली पर अटैक कर देता है और मिली उसके अटैक को डॉज कर देती है, जिसके बाद वो काइन की तरफ जाता है। काइन अपने एयर बुलेट से उस पर हमला करता है और बेचारा स्कॉर्बनी अपना दम तोड़ देता है। R.I.P स्कॉर्बनी। मिली पूछती है काइन अब इसका क्या करेगा? काइन कहता है ये उसका पहला किल है जिसे वो अपनी चिपकू बहन और मॉमी को दिखाएगा, जिसके बाद काइन उसे अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। मिली कहती है एक दिन जब उसके पास पैसे हो जाएंगे तब वो भी एक मैजिक बैग खरीदेगी। मैं भी यही सोचती हूँ, पैसे हो जाएंगे तो आईफोन लूंगी। खैर छोड़ो, सपने सुहाने लड़कपन के। तभी नीना अपनी सर्च स्किल का यूज करती है और उसे पता चलता है 300 मीटर में कुछ और मॉन्स्टर्स हैं, जिसके बाद काइन भी सर्च मैजिक ट्राई करता है और बताता है 300 मीटर में 4 और स्कॉर्बनी है। नीना हैरान हो जाती है क्योंकि दुश्मनों का नंबर बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर काइन ने तो पहली बार में ही बता दिया। अब तीनों एक एक करके उन स्कॉर्बनी को मार देते हैं, पर चौथा वाला अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है। काइन उसका पीछा करता है और मिली उसे रोक लेती है क्योंकि इस जंगल में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। हर कुछ सालों में ये इंसानों की जनसंख्या कम करने शहर आते हैं। प्रधानमंत्री जनसंख्या योजना के तहत तुम्हें तो पता ही है पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और इनसे बचने के लिए किंगडम के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है। अरे जैसे अटैक ऑन टाइटन में होता है, काइन ठान लेता है वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो लोगों की खुशी और मुस्कान को प्रोटेक्ट कर सके। शाम को घर आकर काइन अपने स्टैट्स चेक करता है। उसने बस कुछ स्कॉर्बनी मारे थे पर उसका लेवल 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका था। काइन परेशान होने लगता है, भाई ये सब क्या हो रहा है? और गॉड्स ऊपर से ये ड्रामा देखकर मजे ले रहे थे। अगले दिन मिली और नीना कुछ काम से गिल्ड जाते हैं। गिल्ड का नाम सुनते ही काइन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, जैसे वहाँ उसे गिव अवे में PS5 मिलने वाला हो। वहाँ इन्हें एक रिसेप्शनिस्ट रूडी मिलती है जिसके डॉग ईयर्स हैं। वो पहले तो काइन का मजाक उड़ाती है कि ये बच्चा गिल्ड में क्या कर रहा है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो एक नोबल है, रूडी उसे तुरंत ही इज्जत देने लगती है। सीख ले लो दोस्तों। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। देख लो अमीर होना कितना जरूरी है। जिसके बाद वहाँ एक गुंडा क्रॉस आता है जो नीना और मिली से बदतमीजी करने लगता है और उन्हें अपने साथ ठेके पर चलने बोलता है दारू पीने के लिए। ये दोनों उसे मना कर देते हैं और क्रॉस नीना को पकड़ लेता है। मिली को 2 और बंदों ने पकड़ लिया था। काइन क्रॉस को रोकता है और वो काइन पर ही हमला कर देता है, पर काइन उसे एक टुचकी मार देता है और तो और काइन उसकी स्वॉर्ड को अपनी 2 उंगलियों से रोक देता है और क्रॉस को लात मार के बाहर फेंक देता है। छी भाई छी, 5 साल के बच्चे से पिट गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? घोर अपमान। मिली और नीना काइन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद ये लोग एडवेंचर पर चले जाते हैं जहाँ ये दोनों तो सिर्फ दूर खड़े रहती हैं। सारा काम तो काइन खुद अकेले ही करता है। साथ ही ये लोग पिकनिक्स भी मनाते हैं और ऐसे ही काइन के 3 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। काइन सोचता है वो अपने सेंसेई को फेयरवेल में क्या गिफ्ट देगा। तभी उसे याद आता है मिली ने उससे कहा था कि उसे मैजिक बैग चाहिए। अब काइन रात में चुपके से जंगल जाता है मैजिक बैग के लिए मटेरियल लेने। वो एक ब्लड ओर्क और एक अर्थ ड्रैगन को मार के उन्हें आइटम बॉक्स में रख लेता है, पर काइन के अटैक से सोल्जर्स को लगता है मॉन्स्टर्स ने हमला करना शुरू कर दिया है। गार्म तुरंत ही अपनी आर्मी लेकर जंगल जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि काइन वक्त रहते वहाँ से भाग गया था। पर वो अपना हैंकी वहीं छोड़ देता है जो कि गार्म को मिल जाता है। अपनी ट्रेनिंग के लास्ट दिन काइन बढ़िया तैयार होकर फेयरवेल के लिए जाता है। दोनों सेंसेई थोड़े सैड थे पर वो काइन के लिए खुश भी होते हैं। काइन उनका शुक्रिया अदा करता है और उन्हें गिफ्ट के तौर पर मैजिक बैग देता है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया है, एक ब्लड ओर्क और एक अर्थ ड्रैगन को मारकर, जिससे लड़ने में पूरे A रैंक एडवेंचरर्स की टीम की हवा टाइट हो जाती है। कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई ये। इस मैजिक बैग में 1 TB का स्टोरेज है, मतलब इतना कि काइन का पूरा मेंशन आ जाए। ये जानकर मिली और नीना बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा कीमती है। मिली कहती है पर
हमने तो तुम्हें कुछ ज्यादा सिखाया ही नहीं। हाँ सही बात है, ज्यादा क्या कम भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। पर काइन दोनों का शुक्रिया अदा करता है सभी चीजों के लिए। तभी दोनों उसे गाल पर किस कर देती हैं और बेचारा काइन शर्म से लाल टमाटर हो जाता है। अब घर जाकर उसे बाबूजी से गालियां भी पड़ती हैं क्योंकि उसकी वजह से सभी लोगों को परेशान होना पड़ गया था। अब एक दिन काइन एक मॉन्स्टर का मजे मजे में शिकार कर देता है जिससे उसका लेवल 80 मिलियन से भी ज्यादा हो जाता है। साथ ही उसे ड्रैगन किलर का टाइटल भी मिल जाता है। ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं और काइन अब 10 साल का हो चुका है। वो अपनी फैमिली के साथ रॉयल कैपिटल जा रहा है अपना डेब्यू देने, जहाँ सभी नोबल फैमिलीज आती है। रेने तो बहुत खुश थी कि काइन अब उसके साथ ही स्कूल जाएगा और उसी के साथ रहेगा। बहन तो बहन है उसकी, इतना भी मत चिपक। बाबूजी बताते हैं काइन जब 12 साल का होगा तभी वो स्कूल जा सकता है। ये लो, एक मेरी मम्मी है जो मुझे तब से स्कूल भेज रही है जब मैं सिर्फ 2 साल की थी। अब काइन सेफ रहने के लिए मॉन्स्टर सर्च करता है और उसे 3 किलोमीटर में मॉन्स्टर्स का पता चलता है जो इंसानों पर हमला कर रहे हैं। बाबूजी तुरंत ही अपने सैनिकों को सहायता के लिए भेजते हैं। काइन भी उनके साथ ही जाता है, अरे मतलब उनसे आगे निकल जाता है। इधर मॉन्स्टर लोग सैनिकों की गंदी तरह से ले रहे थे, जान गाइस जान। तभी काइन वहाँ पहुँचता है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार देता है। वो शहीद हुए सैनिकों की बॉडी को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। जिंदा बचे सैनिकों की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मॉन्स्टर्स उनकी लेने की कोशिश कर रहे थे। जान गाइस जान, तुम भी ना। अब काइन अपने हीलिंग मैजिक से उन्हें टिप टॉप ठीक कर देता है, जिसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इतने में बाबूजी भी अपनी फौज के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वो इन सैनिकों की बैलगाड़ी पर लगे लोगों को देखकर समझ जाते हैं कि इस बैलगाड़ी में एक नोबल फैमिली ट्रैवल कर रही है। तभी गाड़ी से 2 सुंदर कन्याएं बाहर आती हैं, जिनकी सुंदरता के आगे ये दोनों बाप बेटे भी मत्था टेक देते हैं क्योंकि ये ग्रीन वाली किंग की बेटी प्रिंसेस टेलेस्टिया है और पिंक वाली ड्यूक की बेटी डेयरी मिल्क सिल्क है। ये दोनों काइन का शुक्रिया अदा करती हैं उनकी जान बचाने के लिए। तभी टेलेस्टिया को चक्कर आने लगते हैं और काइन दोनों पर अपना रिलैक्स मैजिक यूज करता है, जिससे दोनों अचानक से फूलों के बगीचे में पहुंच जाती हैं, रियल में नहीं इमेजिनेशन में। अब दोनों काइन को थैंक्स बोलती हैं, जिसके लिए चिपकना भी तो जरूरी था ना, एनीमे है। ऐसे ही पायल और कृतिका भी लड़ती हैं अरमान के लिए। ये दोनों भी अपने डेब्यू के लिए रॉयल कैपिटल ही जा रही थी और वो काइन को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती हैं। एक्चुअली इनवाइट नहीं करती, उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाती हैं और बाबूजी भी कुछ नहीं कर पाते। देख लो भाई, तुमको एक नहीं मिल रही और इसके लिए 2-2 मर रही हैं। बेचारा काइन 2 अप्सराओं के बीच में फंसा हुआ है। दोनों ही काइन को उन्हें उनके नाम से बुलाने के लिए बोलती हैं। मतलब वो प्रिंसेस टेलेस्टिया को सिर्फ टेलेस बोले और मिस डेयरी मिल्क सिल्क को सिर्फ सिल्क बोले। भाई बच्चों की आशिकी देखकर मैं थक चुकी हूँ। अब कुछ देर में ये लोग रेनोमो शहर पहुंच जाते हैं। आज रात ये यहीं रुकेंगे। टेलेस और सिल्क चाहती हैं कि काइन रात में भी उन्हीं के साथ रहे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा भाई? बहुत बहुत ज्यादा है। बंद करो। बाबूजी भी मना करते हैं कि एक लड़का 2 लड़कियों के साथ रात कैसे बिता सकता है। भले ये लोग 10 साल के हैं, समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, पर एनीमे में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। पर ये दोनों चालबाज लड़कियां बाबूजी को भी मना लेती हैं। बाबूजी अपने बेटे को समझा देते हैं, बचुआ तू बस 10 साल का बा, थोड़ा ढंग से रही। अब काइन भी चाहता है उनका रूम बड़ा हो और बेड दूर दूर हो। बेचारा शरीफ लौंडा है, शरीफ है ये लौंडा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। इनका बेड पास पास होता है, पर फिर भी ये ठरकियां लड़कियां अपना बेड काइन से जोड़ देती हैं और धीरे धीरे काइन से चिपकने लगती हैं। अगले दिन ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं, पर बेचारा काइन अलग ही सफर कर रहा था। ऐसे ही 1 हफ्ते तक चलने के बाद ये लोग रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं। इनका वेलकम डाइम वॉन गजार्ड करता है, जो रॉयल आर्मी का वाइस कैप्टन है। वो काइन का शुक्रिया अदा करता है दोनों ठरकियों लड़कियों की जान बचाने के लिए। जिसके बाद काइन अपने आइटम बॉक्स से डेड बॉडीज बाहर निकालता है और डाइम उन्हें उनकी फैमिलीज को लौटा देता है। डाइम से काइन को पता चलता है किंग ने उसे सभा में बुलाया है। काइन की फट जाती है कि आते ही किंग उससे मिलना क्यों चाहते हैं, पर अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता, उसे जाना ही पड़ता है। मंत्री सभी को बताते हैं असल में हुआ क्या था और काइन ने कितना बड़ा काम किया है। किंग इनाम के तौर पर काइन को एक लॉर्ड बना देते हैं और उसे खुद का एक बंगलो और 10 प्लेटिनम के सिक्के देते हैं। लोगों को ये बात हजम नहीं होती और उन्हीं में से एक बंदा कॉर्गिनो कहता है, ये 10 साल के बच्चे को इतना सब नहीं देना चाहिए, ये इन सब का क्या करेगा। किंग कहते हैं, क्या तुम काइन की जगह
उन मॉन्स्टर्स को अकेले मार पाते, नहीं ना, इसलिए अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद काइन खुशी खुशी सब एक्सेप्ट कर लेता है और सभा भी खत्म होती है। पर किंग काइन से अकेले में भी मिलना चाहते हैं। अब क्या इनको भी काइन से प्यार हो गया? काइन अपने बाऊजी के साथ किंग का वेट कर रहा था। बाऊजी कहते हैं हमका लागल ना रहल, तुमके अपना भैया से पहले ही प्रमोशन मिल जाई। तभी वहाँ टैलेस के फादर किंग रैक और सिल्क के फादर एरिस वहाँ पहुँचते हैं। दोनों ही काइन का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी कन्याओं की रक्षा करने के लिए। असल में किंग इतने टैलेंटेड बच्चे को जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने काइन को लॉर्ड बना दिया ताकि उसे यहीं रहना पड़े। साथ ही वो काइन का हाथ मांग लेते हैं सिल्क और टैलेस के लिए। इन्हें अभी शादी नहीं करनी है, बस एंगेजमेंट करनी है। काइन तो हैरानी की पीक पर था, पर वो मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने इन दो कुंवारी कन्याओं के साथ रात बिताई है और अब उनसे कोई शादी भी नहीं करेगा। दोनों ठरकियां कहती हैं काइन हम उस रात को कभी नहीं भूल सकते जो हम तीनों ने साथ में बिताई थी। बोल तो ऐसे रहे जैसे थ्री। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। काइन दोनों के डैडी को समझाता है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर बेचारा बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने बाऊजी की तरफ देखता है मदद के लिए, पर वो भी मुंह मोड़ लेते हैं और अंत में काइन दोनों से एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की बाजी छोड़कर करियर पर ध्यान दे। बहुत और जब रेने को इस बारे में पता चलता है तो बेचारी का दिल ही टूट जाता है क्योंकि वो तो भाई प्रेमी है। अब कुछ दिनों बाद काइन गॉड से मिलने जाता है, जैसे वो तो इसके दोस्त हैं, साइड में ही घर है। जैनम बताते हैं काइन इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है और जैनम उसे डैमी गॉड भी बना देंगे जो होली बीस्ट और डिवाइन ड्रैगन की तरह ही होते हैं। साथ ही जैनम काइन को वार्न भी करते हैं कि वो अपनी पावर्स का मजे मजे में भी इस्तेमाल ना करे क्योंकि उसे अभी किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। अब जैनम कहते हैं इस वर्ल्ड में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, अरे मतलब बिहारी और उनका ऑर्केस्ट्रा, सॉरी टू एवरी बिहारी। तो जन्म चाहते हैं काइन अपनी पुरानी लाइफ के नॉलेज का इस्तेमाल करके यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बनाए। काइन सोचता है वो इन्हें स्टेक खेलना सिखा सकता है, पर यहाँ तो जियो का टावर ही नहीं है, शिट। जिसके बाद रेने काइन को अपने साथ शॉपिंग करने ले जाती है। काइन वहाँ लड़कियों के बीच में अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से निकलकर भाग जाता है। शॉप के बाहर उसे परमा मिलती है, अरे वही जिसे मॉन्स्टर से बचाया था। असल में ये परमा के ताऊ की शॉप है जहाँ वो अभी इंटर्नशिप कर रही है। वो काइन को पूरी शॉप दिखाती है और तभी काइन को एक आइडिया आता है। वो ताऊ को समझा देता है कि उन्हें क्या बनाना है। काइन चाहता है ताऊ उसके लिए कुछ कस्टमाइज्ड चीज बनाए। वो ताऊ को अच्छे से समझा देता है कि उन्हें क्या बनाना है। ताऊ को भी आइडिया बहुत पसंद आता है और काम चालू करने के लिए काइन उन्हें एक गोल्ड कॉइन देता है। अब शाम को रेने काइन को सारी ड्रेसेस ट्राई करके दिखाती है क्योंकि खरीदते टाइम तो वो शॉप से भाग गया था और तो और वो काइन को भी अपनी ड्रेस पहनाना चाहती थी। तभी सिल्विया आकर बताती है ताऊ ने काइन को शॉप पर बुलाया है। काइन संडे को बढ़िया नहा धोकर शॉप पर जाता है और फाइनल प्रोडक्ट देखकर उसका दिल खुश हो जाता है क्योंकि ताऊ ने उसे वैसा ही बनाया था जैसा काइन ने कहा था। इस गेम को रिवर्सी कहा जाता है और इसे कैसे खेला जाता है वो तो मुझे भी नहीं पता। काइन चाहता है ताऊ नोबल फैमिलीज के लिए फैंसी वाला बनाए और मेरे जैसे के लिए लकड़ी का, ताकि छोटा बड़ा हर इंसान इस गेम को खरीद सके और एंजॉय कर सके। जिसके बाद ये लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, पेपर पर नहीं, गॉड ऑफ कॉमर्स के सामने। इनके प्रोडक्ट से कुछ रोशनी निकलती है और प्रोडक्ट गायब हो जाता है, जिसका मतलब गॉड ऑफ कॉमर्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और इनके प्रोडक्ट का कॉपीराइट रजिस्टर हो चुका है, जिसे अब 3 साल तक कोई यूज नहीं कर सकता, वरना ये लोग उसे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देंगे। अब काइन एक महंगा वाला किंग के लिए भी बनवाता है। जिसके बाद काइन अपनी डेब्यू सेरेमनी के लिए निकल जाता है और बाबूजी उसे समझाते हैं बिटुआ तुम अब एक लॉर्ड बन गए हो तो कई माई बाबू अपनी बिटिया को तुमसे मिलवाएंगे। काइन कहता है डैडी डोंट वरी, मुझे लड़कियों से डील करना अच्छे से आता है। थोड़ी ही देर में काइन पार्टी में पहुंच जाता है। वहाँ उसे डेयरी मिल्क सिल्क मिलती है और अब ये चारों एक दूसरे को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं। काइन सिल्क पे लाइन मारने लगता है कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है और इनकी आशिकी यहाँ भी शुरू हो जाती है। यार मैं थक चुकी हूँ। जिसके बाद किंग अपनी फैमिली के साथ एंट्री लेते हैं और पार्टी शुरू करते हैं। सभी लोग एक एक करके किंग के सामने अपना डेब्यू देते हैं। काइन जाते ही टेलेस्टिया पर भी लाइन मारने लगता है कि वो स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही है।
यार ये बंदा खुद को रिस्किंग समझता है क्या? और लड़कियां इससे इम्प्रेस भी हो जाती हैं। जिसके बाद काइन किंग के सामने रिवर्सी पेश करता है। किंग काइन से सेरेमनी के बाद अकेले में मिलना चाहते हैं। वहाँ से निकलकर काइन को सिल्क मिलती है। अब ये दोनों अपना रसना एंजॉय कर रहे थे और आशिकी भी कर रहे थे। भाई ये लोग सिर्फ 10 साल के, सिर्फ 10। खैर तभी वहाँ कोर्जिनो का बेटा हैबिट आता है और इन्हें डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा हुआ भाई डिस्टर्ब कर दिया, मैं इससे आगे नहीं देख पाती। हैबिट सिल्क के साथ सपने सजाने लगता है पर सिल्क उसे घास भी नहीं डालती। जिसके बाद काइन भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो लॉर्ड काइन है, पर हैबिट को लगता है ये झूठ बोल रहा है ताकि सिल्क उससे इम्प्रेस हो जाए और इसीलिए वो काइन को टीडीएम मैच के लिए चैलेंज कर देता है। खेलेगा फ्री फायर, जिसके लिए ये लोग बाहर आ जाते हैं और ठरकी सिल्क भी काइन के पीछे पीछे आ जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। काइन उसे खुद से दूर करने की कोशिश भी करता है पर वो लीच की तरह चिपक जाती है भाई। अब एक बंदा अपने मैजिक का यूज करके काइन पर फायर बॉल से अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जिसके बाद दूसरा बंदा अपने रॉक बुलेट से अटैक करता है और ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। पता नहीं काइन ने इसे कैसे डॉज किया, मैं होती तो मर ही जाती। अब सिल्क इनका सर्कस बंद करवाती है और उन्हें बताती है काइन सच में एक लॉर्ड है। साथ ही वो गार्म वॉन सिल्फर्ड का तीसरा बेटा है जिसने टेलिस और सिल्क को बचाया था। अब इन गधों को समझ आता है कि वो किससे पंगा ले रहे थे। तीनों काइन के सामने झुककर माफी मांगते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। सिल्क कहती है काइन चाहता तो उन्हें पहले ही अपने बारे में बता सकता था पर वो कितना बड़ा गधा है और वो इस बारे में टेलेस्टिया को भी बताएगी। काइन उसे ऐसा करने से मना करता है और सिल्क मान भी जाती है पर उसकी एक शर्त थी कि काइन को उसके साथ डेट पर जाना होगा। तभी वहाँ टेलेस्टिया आती है और अब वो भी काइन के साथ डेट पर जाना चाहती थी। काइन दोनों के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके ससुर जी वहाँ आ जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं और फिर से उसे अकेले में बुलाते हैं। भाई इनका लफड़ा क्या है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब देखो तब बस अकेले बुलाता है। अब अकेले में काइन के दोनों ससुर जी उसे समझाते हैं वो दोनों गर्ल्स को डेट पर तो ले जा रहा है पर उसे उनके साथ तमीज से रहना होगा और एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा क्योंकि किंगडम में इनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता। अब अगले दिन काइन को मंत्री जी उसके नए बंगलों की चाबी देते हैं पर उस बंगलों की हालत कुछ ठीक नहीं थी। ये तो किसी हॉन्टेड हाउस से कम नहीं लग रहा। भाई ये 10 साल का बच्चा यहाँ अकेले जा रहा है और मैं इतनी बड़ी होकर भी नहीं जा सकती। काइन का घर टूटा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा गंदा था, बिल्कुल तुम्हारे एक्स के दिल की तरह। काइन मैजिक का यूज करके पूरे घर को 1 सेकेंड में चमका देता है और अब उसका घर बिल्कुल नया बन जाता है। थोड़ी ही देर में काइन की मेट्स भी आ जाती हैं और ये है काइन का नया बटलर कोलिन। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। कुछ भी कहो बंदा हैंडसम तो है। अब सारी मेट्स काम पर लग जाती हैं और ये हैंडसम बॉय मतलब कोलन काइन को याद दिलाता है आज उसके बड़े भाई लंच पर घर आएंगे। काइन तुरंत ही घर भागता है जिन काइन के लिए बहुत खुश होता है कि उसने इतनी कम उम्र में इतना सब हासिल कर लिया। रेने तो काइन का घर देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी पर एलेक्स उसे डराता है। कहा जाता है उस घर में भूत रहते हैं। रेने सच में डर जाती है पर असल में काइन का घर उसे बहुत पसंद आता है क्योंकि काइन ने सब कुछ ठीक कर दिया था। जिसके बाद काइन अपने माए बाबू और बहन को पूरा होम टूर देता है। बाबूजी नोटिस करते हैं इस घर में मोनालिसा या लियोनार्डो दा विंची का तो कोई आर्ट वर्क ही नहीं है। नोबल्स को इन सब चीजों का बहुत शौक होता है। वो अपने घरों को सजाने के लिए मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज भी रखते हैं। गजब शौक है भाई। डेड बॉडीज को तो 2 अक्टूबर को छुपा दिया जाता है। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। काइन को एक आइडिया आता है और वो 1 मिनट में जाकर वापस आता है। असल में उसने अपने हॉल में एक रेड ड्रैगन को सजाया हुआ था जिससे सभी मेड्स डर जाती हैं, इवन बाऊजी भी। काइन उन्हें समझाता है कि उसने इसे हराया है जिससे लड़ने में ए रैंक एडवेंचर्स की पूरी टोली की हवा निकल जाती है। तभी अचानक से इन्हें मॉमी सरा के चिल्लाने की आवाज आती है। वो वाली नहीं गाइस, डरी हुई चीख। ये दोनों देखने जाते हैं और इन्हें पता चलता है मॉमी टॉयलेट जेट से डर रही है क्योंकि ये लोग तो लोटा लेके खेत में जाते हैं ना। काइन उन्हें सब समझाता है कि ये सब क्या है, कैसे वर्क करता है। मॉमी तो बहुत इंजॉय करती है और काइन को एक अपने घर में लगाने के लिए भी बोलती है। बाऊजी कहते हैं ये क्या चीज है जो तुम्हें इतनी पसंद आ गई, पर खुद ट्राई करने पर
उन्हें भी जेड बहुत पसंद आता है। साथ ही वो काइन से कहते हैं कि काइन अपने नए घर के उद्घाटन की पार्टी भी रखे, तभी तो रईसों में उसकी जान पहचान बढ़ेगी, मतलब नोबल्स में। अब कोलन ने गेस्ट लिस्ट तैयार कर दी थी, पर उसमें किंग का नाम नहीं था, क्योंकि काइन अभी उस पोजीशन पर नहीं है कि वो किंग को इनवाइट करे। पर अब दिक्कत ये थी कि काइन मेहमानों को गिफ्ट के तौर पर क्या देगा। सिल्विया उसे एडवाइस देती है कि वो अपने हाथ से कुछ यूनिक बनाकर गिफ्ट कर सकता है। अब काइन अपने जादू से एक बहुत ही सुनहरा सा कांच का ग्लास बनाता है। उसने खाने और ड्रिंक्स का जुगाड़ भी कर दिया था। खाने में उसने हैमबर्ग स्टीक रखा था, जो पता नहीं कितना ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं खाया। अब काइन सिल्विया को दारू चखवाता है और वो उतने में ही भंड हो जाती है। इतने में किंग काइन को अकेले में बुलाते हैं। भैया ये क्या चल रहा है? वो सीधा सीधा पूछते हैं, मुझे इनविटेशन क्यों नहीं मिली? मंत्री जी और एरिक को भी इनविटेशन मिली है, बस किंग को ही नहीं। एरिक किंग के सामने फ्लैक्स करता है कि वो अपनी डेयरी मिल्क सिल्क के साथ पार्टी में जाएगा। काइन कहता है वो किंग को अपने हाथों से इनविटेशन देना चाहता था, पर बिजी होने के कारण वो नहीं दे पाया और तुरंत ही एक इनविटेशन कार्ड निकालकर किंग को दे देता है। अब किंग भी एरिक के सामने फ्लैक्स करने लगते हैं। भाई ये किस एंगल से किंग है? ये किंग कम जोकर ज्यादा लग रहा है। अब शाम को सभी गेस्ट आने लगते हैं। ड्यूक एरिक भी सिल्क के साथ आते हैं। ये दोनों रेड ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। सिल्क तो कहती है एक दिन मैं भी इसी घर में रहूंगी। तभी उसका बाप उसे समझाता है, बेटा हिसाब से अभी तुम सिर्फ 10 साल के हो, तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है। जिसके बाद ये लोग पार्टी शुरू करते हैं और सभी को दारू बहुत पसंद आती है। कुछ ही देर में किंग भी अपनी फैमिली के साथ आते हैं और उन्हें भी खाना और दारू बहुत पसंद आता है। तभी क्वीन वहाँ भागते हुए आती है और काइन से पूछती है उसके टॉयलेट में धोने का सिस्टम इतना अलग क्यों है? क्या वो एक ऐसा ही महल में भी लगा सकता है? किंग को कुछ समझ नहीं आता और वो भी ट्राई करते हैं और उन्हें भी ये सिस्टम बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो महल में एशियन पेंट का डब्बा करते हैं। अब किंग खुश हो जाते हैं और सबके सामने काइन की तारीफ कर देते हैं। सभी लोग काइन के लिए तालियां बजाते हैं जैसे उसने कोई गोल्ड मेडल जीता हो। अब थोड़ी देर में ये मोटा लाल परा भी पहुंचता है। वो आते ही काइन की बेइज्जती करने लगता है। शीरो का घर भी इससे बड़ा है, पर जब वो रेड ड्रैगन दिखता है तो उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती हैं और अब काइन उसकी लेता है। ये सबके सामने बहुत ज्यादा इतराता है और खाने में भी कमियां निकालने लगता है। हालांकि खाना तो उसे बहुत पसंद आया था और प्लेट चाट चाट कर खा रहा था। फिर काइन उसे उसका गिफ्ट देता है, पर कॉर्जिनो को एक नहीं 100 ग्लासेस चाहिए थी। काइन बहुत प्यार से समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पर कॉर्जिनो भी अड़ जाता है कि उसे 100 की 100 चाहिए। तभी वहाँ किंग आते हैं और अब वो कॉर्जिनो को समझाते हैं कि अगर वो तमीज से नहीं रहेगा तो उसकी पोजीशन छीन ली जाएगी। और अब इस भैंस को अकल आ जाती है और वो चुपचाप यहाँ से निकल लेता है। कुछ दिनों में काइन डाइम से मिलने चाहता है ताकि वो अपने मारे हुए मॉन्स्टर्स को आइटम बॉक्स से खाली कर दे। डाइम उसे एक बड़ा सा रूम दिखाता है मॉन्स्टर्स को रखने के लिए, पर काइन कहता है ये तो बहुत छोटा है, मुझे और बड़ा चाहिए। टाइम तो हैरान ही रह जाता है। और तो और उसने काइन के बंगलों में रखे रेड ड्रैगन के बारे में भी सुना है, जिसके बाद वो काइन को ग्राउंड में मॉन्स्टर्स रखने देता है। डाइम को तो यकीन ही नहीं होता कि ये सब इस 10 साल के बच्चे ने मारे हैं और वो काइन से पूछ लेता है कि कहीं वो कोई हीरो तो नहीं या गॉड का कोई मैसेंजर। काइन डर जाता है और हड़बड़ाकर कहता है वो तो बस एक नॉर्मल इंसान है। अब काइन यहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि डाइम पूरे टाइम दिमाग खाता रहता है, पर डाइम उसे जाने ही नहीं देता। वो चाहता है काइन नाइट्स के साथ ट्रेनिंग कर ले, साथ ही वो उनके कैप्टन से भी मिल लेगा। अब काइन सोचता है कि इनके कैप्टन कैसे होंगे, कहीं वो कोई अजीब सा मॉन्स्टर तो नहीं। काइन को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। डाइम काइन को सबसे इंट्रोड्यूस करता है और उनमें से एक बंदा कहता है वो लोग इस 10 साल के बच्चे से क्या लड़ेंगे, कहीं ये छोटा सा बच्चा मर वर ना जाए। डाइम कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद ही ट्राई कर लो। ये बंदा काइन को पहला मूव चलने देता है और भूतों का संसार सच्चा वाला प्यार और काइन की रफ्तार किसी को नहीं दिखती। उसके एक ही अटैक से एनिमी डाउन हो जाता है। काइन अब उदास होकर जाने लगता है, पर डाइम उसे जाने ही नहीं देता और सोलो वर्सेस आर्मी करवाता है। पर इनकी बैटल शुरू होने से पहले ही वहाँ एक सुंदर सी अधेड़ उम्र की लड़की आती है जो कि एक एल्फ है और वो इस रॉयल आर्मी की कैप्टन है। वो डाइम को डांटती है कि वो एक बच्चे पर पूरी आर्मी से हमला करवा रहा है। फिर डाइम उसे द ग्रेट लॉर्ड काइन की व्याख्या
सुनाता है कि कैसे मास्टर काइन ने जोकर की पुत्री टेलेस्टिया एवं डेयरी मिल्क सिल्क को 30 और की आर्मी से बचाया था। ये तुरंत ही काइन को एक मॉक बैटल के लिए चैलेंज कर देती है। काइन तो डरा हुआ था क्योंकि उसके पास एक लकड़ी की स्वॉर्ड थी, पर ये एल्फ बैटल स्टार्ट कर देती है। काइन को पहली बार कोई टक्कर का मिला था। इनकी बैटल काफी लंबी चलती है, जिसमें दोनों को ही काफी मजा आ रहा था, पर काइन अपनी रफ्तार से इससे भी हरा देता है और वो तुरंत ही काइन को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। हे भगवान, हर लड़की को इस 10 साल के बच्चे से ही क्यों शादी करनी है? काइन कहता है, मैं तुमसे कैसे शादी कर लूं? मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। अब ये एल्फ उसे अपने बारे में बताती है। इसका नाम टिवाना वॉन लीबर्ट है। ये एस्फोर्ड के रॉयल शिवरलिक ऑर्डर की कैप्टन है और एक एल्फ होने के नाते ये 300 सालों तक जिंदा रह सकती है, वो भी अपनी खूबसूरती के साथ। काइन बताता है कि उसे पहले अपने फादर से परमिशन लेनी होगी और भी लोग हैं जिससे उसे बात करनी होगी, और टिवाना सबसे पहले किंग से ही बात करने चले जाती है। वो किंग को बता देती कि वो काइन से ब्याह रचाना चाहती है। किंग तो बेहोश ही होने वाला था। किंग काइन से डायरेक्टली पूछते हैं कि असल में मैटर क्या है। काइन उन्हें बताता है कि उसने टिवाना को एक मॉक बैटल में हराया और अब उसे काइन से शादी करनी है। काइन को टिवाना के बारे में कुछ भी नहीं पता है और किंग उसे बताते हैं टिवाना कोई मामूली लड़की नहीं है, वो लेसन वॉन लीबर्ट की बेटी है। लहसुन नहीं, लेसन। लीबर्ट एक अलग नेशन है और इसीलिए टिवाना भी एक प्रिंसेस है। यहाँ टिवाना को भी पता चलता है कि काइन ऑलरेडी मिंगल है, उसकी टेलेस्टिया और सिल्क से एंगेजमेंट हो रखी है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पायल और कृतिका के बाद तीसरी वाइफ बनने के लिए तैयार है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब किंग भी शादी के लिए मान जाते हैं, पर वो चाहते हैं कि टिवाना पहले अपने डैडी जी से परमिशन ले क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। टिवाना काइन को भी अपने साथ घसीटते हुए लेकर जाती है। अब ये चारों सोचते हैं कि इस चिरकुट ने टिवाना को कैसे हरा दिया, जो इस किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, और अब इन्हें काइन पर शक होने लगता है। टाइम बताता है उसे काइन के रिएक्शन से समझ आ चुका था कि वो कुछ तो छुपा रहा है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो काइन को इस किंगडम की सबसे रहस्यमयी किताब दिखाएंगे। अगले दिन टाइम काइन को उठाकर लाता है। मंत्री जी काइन को वो रहस्यमयी किताब देते हैं जिसे एस्फोर्ड के पहले किंग यूया टेरा हिरासावा एस्फोर्ड ने लिखा था। इसमें एम्परर लेवल मैजिक के बारे में लिखा हुआ है। काइन बहुत एक्साइटेड होकर बुक पढ़ने लगता है और यहाँ काइन फंस जाता है क्योंकि ये बुक जापानीज में लिखी गई है और इस किंगडम में किसी को जापानीज नहीं आती। किंग साफ साफ पूछते हैं कि काइन असल में कौन है, वो कहाँ से आया है, कहीं वो कोई एलियन तो नहीं। काइन के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचता और उसे मजबूरी में अपना सच बताना पड़ता है कि वो एक लेस्बियन है जो जापान से आया है, जहाँ से फर्स्ट किंग आया था, और उसके पास अपने पिछले जन्म की यादें भी हैं और तो और वो गॉड से भी मिल चुका है। ये सुनकर सब ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसा मेरे दोस्तों ने किया था जब मैंने उन्हें बताया था कि मेरा वाला अलग है। और तो और काइन को 7 गॉड से आशीर्वाद मिला है। इन्हें यकीन ही नहीं होता और काइन उन्हें अपना स्टेटस भी दिखाता है। किंग कहते हैं अगर काइन इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सभी को उसके आगे झुककर रहना होगा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। काइन कहता है उसे ये सब नहीं चाहिए, उसकी लाइफ अभी जैसी है परफेक्ट है। पिछली लाइफ में उसके पास कोई नहीं था, पर इस लाइफ में उसे मम्मी सारा, बाऊजी, रेने, सिल्क, टैलेस सभी लोग मिले और वो नहीं चाहता कि कुछ भी बदले। किंग उससे वादा करते हैं कि सब नॉर्मल ही रहेगा और किसी को भी इस बारे में नहीं पता चलेगा। वो ये भी पूछते हैं कि काइन किंग तो नहीं बनना चाहता। काइन साफ साफ मना कर देता है। कितना बड़ा बेवकूफ है भाई ये, किंग बनना कितनी बड़ी बात होती है। पर ये बंदा दिल का तो साफ है। तभी वहाँ टिवाना आती है जिसे अपने डैडी जी से शादी की परमिशन मिल गई थी। मुबारक हो। काइन की अब 3 बीवियां हैं। दूसरी तरफ टैलिस और सिल्क को भी इस बारे में पता चल जाता है। दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भाई सीधी सी बात है, कृतिका और पायल को भी आया था, पर ये दोनों से माफ भी कर देती है। खैर आज के लिए बस इतना ही। अब जाओ ये वाली वीडियो देखो, इसमें तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।